दूरदर्शन हिसार के सभी दर्शकों को भूमिका शर्मा का नमस्कार। विकल वेदना आहत मन में तनकी हो लाखों पीड़ाएं और निराशा के झूले में झूलती मानव की आशाएं, घोर कंटकित पथ की चुभने जब साहस का मुख वितराएं। कोरोना की इस घड़ी में रोजगार की ओर भारत सरकार के बढ़ते कदम, इस विषय पर आज हम परिचर्चा करने के लिए स्टूडियो में हैं। भारत सरकार ने आर्थिक पैकेज, लोकल से ग्लोबल, आपदा को अवसर बनाने के लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं आम जनमानस के बीच ला कर रख दी हैं, लेकिन वहां तक पहुंचा कैसा जाए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौतम कुमार जी। डोर शिवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आप शिक्षक हैं। साथ में ये वरिष्ठ पत्रकार ओपी वशिष्ठ जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज की इस परिचर्चा का हमारा विषय है कि कोरोना संकट में रोजगार की ओर भारत सरकार के बढ़ते कदम। आप सीधे सीधे युवाओं से जुड़ते हैं, तो किस प्रकार जो अभी फाइनल ईयर पास करके स्टूडेंट्स निकले हैं या जो पहले 1-2 साल पहले निकल चुके हैं, वो इस आर्थिक संकट को या रोजगार तलाशने के लिए कैसे इस समय में अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को तलाश सकते हैं? सर जी भूमिका जी, क्योंकि मेरा सीधा सीधा वास्ता युवाओं से रहता है और मैं भी एक प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चों से जुड़ा रहता हूं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो प्रोफेशनल कोर्स करके जो बच्चे निकलते हैं, चाहे वो आईटीआई के हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग के हैं, चाहे वो हमारे फार्मेसी फील्ड के हैं, डीएमएलटी से रिलेटेड हैं, तो इस प्रकार के कुछ रोज़गार उन्मुख कोर्सेज हैं कि जिनको बच्चे अगर करते हैं तो वो अपना खुद का रोज़गार बहुत ही कम पैसों में वो शुरू कर सकते हैं। अगर हम फार्मेसी की बात करें तो जैसे सामान्य मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी है, या एलटी की बात करें, क्योंकि कोरोना महामारी के इस संकट में अगर देश को उबारने की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत भूमिका रही है। तो आने वाले समय में अगर युवा पैरामेडिकल कोर्सेज की तरफ जाते हैं तो मुझे लगता है कि स्वावलंबन की तरफ उनका ये जो कदम है सार्थक सिद्ध होगा और हर प्रकार से वो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और इस प्रकार से वो अपना रोजगार भी जारी रख सकते हैं, अपना रोजगार शुरू भी कर सकते हैं और देश को मजबूत बनाने में सरकार की मदद भी कर सकते हैं। बिल्कुल। देश को सुशासन देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की जी। और साथ ही जहां पर पूरी दुनिया अव्यवस्थित थी, वहां पर एक व्यवस्था भारत के लोगों को प्रदान करने के लिए भरसक प्रयास भी किए जा रहे हैं। हमारे साथ कलम की ताकत को समझने वाले और समाज को आईना दिखाने वाले वरिष्ठ पत्रकार जी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि किस प्रकार आज जो भारत के नागरिक हैं, जो आम जनमानस है, जो प्रतिदिन रोजी रोटी कमाकर खाते थे, वो किस प्रकार अपना गुजर बसर इन योजनाओं के सहारे से कर सकते हैं? जी भूमिका जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे ही मार्च में लॉकडाउन लगा कोविड-19 महामारी को लेके, तो एकदम से पूरे देश में उथल पुथल मच गई थी। हम तो फील्ड में रहे हैं जी। ऐसे लोगों से भी मिले हैं, ज़्यादातर जैसे अप्रवासी मजदूर थे, उनके सामने रोटी का संकट हो गया। प्रशासन ने, सरकार ने, शासन ने एकदम से उनके लिए खाने की व्यवस्था करवाई, ठहरने के लिए उनकी व्यवस्था करवाई और उनको घर भेजने की भी व्यवस्था करवाई कि भाई जैसे वो बहुत एकदम से टूट से गए थे कि अब क्या होगा उनके साथ। खाने की जेब में पैसे नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक पैकेज की घोषणा की, एकदम से उनकी ना उम्मीदें जाग गई थी। बिल्कुल। और उनको लगा कि हाँ, कुछ हमें मिलने वाला है, हम भूख से नहीं मरेंगे, हमें रोजगार के लिए इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब इसके बाद जैसे राहत पैकेज की बात हुई, उनको घर पहुंचा दिया गया, उनको ज़्यादा रोजगार की दिक्कत नहीं थी, उनको पता था कि काम मिल जाएगा, लेकिन वो महामारी का डर, वो अपनों से मिलना चाहते थे, इसलिए उनको घर जाने के लिए पलायन करना पड़ा। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को हमें दाद देनी पड़ेगी, उनकी दूरदर्शिता को हम सराहना कर रहे हैं कि उन्होंने वो अपने पलायन करके अपने गांवों में जहां पर भी पहुंचे वहां पर मनरेगा की शुरुआत की, पंचायतों को फिर से एक डेवलपमेंट देने की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने की बात की, सड़कें बनाई जा रही कि उनको वहीं पर रोजगार दिया जा सके, वहीं पर वो अपने परिवार का गुजर बसर कर सके। तो ऐसे में आर्थिक पैकेज के तहत मैं गौतम जी से जानना चाहूंगी कि आर्थिक पैकेज के तहत जो एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग या जो क्रेडिट कार्ड योजनाएं सरकार ने दी हैं, वो किस प्रकार ये जो आम जनमानस है वो फायदा उठा सकते हैं? भूमिका जी, ऐसे है कि सरकार ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है जी। अगर हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उन्हें 20 लाख करोड़ का जो
पैकेज की घोषणा की थी वो गरीब वर्ग के लिए ही है खास तौर पे। जैसे उसमें 15,000 रुपए तक का, गरीब वर्ग के नहीं, वो बल्कि भारत का हर वर्ग उससे अछूता नहीं है, बिल्कुल सभी को उससे सीधे सीधे फायदा पहुंचेगा। मगर इसमें हम जैसे पढ़े लिखे जो युवा हैं या पढ़े लिखे समाज के प्रबुद्ध जो लोग हैं, उनका ये दायित्व तो बन जाता है कि वो समाज के उस वर्ग में जाकर उनको इन सुविधाओं के बारे में या सरकार की योजनाओं के बारे में उनको शिक्षित करे, उनको जानकारी दे। जैसे एक अभी जो इन्होंने योजना शुरू की थी सरकार ने कि 15,000 रुपए तक का ऋण सरकार अपनी गारंटी पे किसी भी गरीब व्यक्ति को देगी, जो रेहड़ी लगाना हाँ, चाहते जो हैं, रेहड़ी है या सब्जी है या फल बेचना है, किसी भी प्रकार का जो कार्य है वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और अभी उसके लिए उन्हें कोई गारंटी देने की भी नहीं, जरूरत कोई गारंटी की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसका स्थायी जो प्रमाण पत्र है मुझे लगता है वही आवश्यक है। और इसी प्रकार से अभी 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण जो एक योजना शुरू की है, गरीब कल्याण रोजगार योजना शुरू की है बहुत, तो उसमें भी ऐसी प्रकार का है कि लगभग 6 राज्यों में ये योजना शुरू की है। उसमें से लगभग जो यूपी है, एमपी है और उसमें जैसे झारखंड है वगैरह है, जहाँ से ज़्यादातर मात्रा में जो मजदूर हैं वो दिल्ली या महाराष्ट्र में जाकर जो अपना रोजगार करते थे, दिहाड़ीदार जो मजदूर थे, उनको सीधे बिल्कुल फायदा पहुंचाने की सरकार ने कोशिश की है कि वो लगभग 220 रुपये उनको 200 रुपये या 220 रुपये के इर्द गिर्द पर डे का उनको लगभग साल में 125 दिन का उनको रोजगार देने की ऐसी सरकार की योजना लागू हुई है। जी, डॉक्टर ओपी वशिष्ठ जी से मैं पूछना चाहूँगी कि सर ये जो योजनाएं हैं अखबार के सहारे से या मीडिया के किसी भी पहलू के सहारे से आप आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ज़रूरतमंद तक हम आज तक देखते आए हैं कि जो भी योजना बनती है वो फाइलों में सिमट कर रह जाती थी, कभी लोगों को पता ही नहीं होता था इनका फ़ायदा कैसे उठाएं। तो आप पत्रकारिता के माध्यम से कैसे लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं? देखो, केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा पैकेज, राहत पैकेज और बहुत सारी योजनाएं इस कोरोना काल से उभरने के लिए लागू की है। लेकिन राज्यों में राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है वो उन योजनाओं के बारे में विज्ञापन दे के, प्रचार प्रसार के माध्यम से जिला स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे उन योजनाओं के बारे में अंतिम पंक्ति तक के जो व्यक्ति हैं बिल्कुल उन तक पहुंचाए और अंत्योदय भवन का इस समय फायदा उठाया जा सकता है। और जब अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं के बारे में नॉलेज हो जाएगी, उनको पता चल जाएगा, तो वो अपने अधिकारों के लिए, अपने हक के लिए या अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन योजनाओं का लाभ भी उठाएंगे, वो लोगों से मिलेंगे भी, वो डिस्कस भी करेंगे। तो वो जो आज जो हालात है, आर्थिक संकट उनके सामने है और एक दुविधा की स्थिति में वो फंसे हुए हैं, उससे बाहर निकलने का मौका तभी मिल सकता है जब उन योजनाओं को ज़मीन स्तर पे लागू किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। जी, ज़मीनी स्तर पर इन लोगों के लिए जिनकी हम बात करें, जो हमारा गरीब तबका है या हम ये कहें जो प्रतिदिन रोजी रोटी कमाते थे, उनकी हम बात कर चुके हैं कि वो बैंक में सीधे सीधे जाकर, किसी भी बैंक में उन्हें गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी समय जाकर 10 से 15,000 रुपये का लोन वो लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है या जो डॉक्टरेट कर चुके हैं, उनके लिए इस समय, क्योंकि अभी तक हम देखते थे तो लाखों रुपए में तनख्वाह होती थी, लेकिन अब किसी के पास भी सैलरी देने के लिए जो प्राइवेट उद्योग है उनमें पैसे नहीं है, तो वो किस प्रकार अपने आप को इस संकट के काल में उभार सकते हैं? जी देखो, जो स्किल्ड जो लोग हैं, युवा है, वो अपने हुनर को ऐसे जाया ना करे और वो ये ना सोचे कि भाई एक कंपनी ने उनको निकाल दिया तो वो फुटपाथ पे आ जाएंगे, घर बैठ जाएंगे। हुनर कभी छुपता नहीं है। वो कुछ और आइडियाज़ शेयर करें, अपने गांव में, अपने शहर में, कस्बे में नई नई संभावनाएं हैं, नए नए अवसर हैं, उनको तलाश करें। जी, एक इंजीनियर, यहाँ पर मैं माफ़ कीजिएगा, मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। पंजाब की मनप्रीत कौर जी हैं, वो जूतों का बिजनेस करती हैं और भारत की इकलौती एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने इस समय में अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह को बढ़ाया है। केवल एक उदाहरण।
और उन्होंने अपने गांव में रहते हुए वहीं पर अपना प्लांट लगाया है और गांव के ही लोगों को रोजगार दिया हुआ है। जो उस गांव से बीटेक करके निकलते थे या एमकॉम करके निकलते थे, उनको अपने पास काम दिया हुआ है और उनकी तनख्वाहें बढ़ाई हैं। तो ऐसे से प्रेरणा स्रोत आज हमारे समाज को ज़रूरत है कि आप निखर कर आएँ, आपका आइडिया एग्जीक्यूट होते ही कितने लोगों को रोजगार दे सकता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम सभी जो भी युवा वर्ग है ये चाहते हैं कि एक अच्छी सी नौकरी हो, घर में एक अच्छा सा पार्क हो और हम चाय की चुस्कियाँ लगाते हुए बोलें कि इस देश के लिए क्या करें। क्या वहां तक सीमित रहने की आवश्यकता है? क्या एक युवा का केवल यही उत्तरदायित्व बनता है या वो रोजगार देने के प्रति भी सोच सकता है? देखिए भूमिका जी, ऐसा है कि आज का जो युवा है ना, वो नौकरी के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, सरकारी नौकरी के पीछे। तो मैं बिल्कुल इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अनेक ऐसे उदाहरण आते हैं कि अगर जिनका हम जीवन पढ़ते हैं तो ऐसे बहुत महान लोग इस देश में हुए हैं जिन्होंने ऐसी कंपनियां, ऐसे रोजगार शुरू किए। न केवल उन्होंने अपना रोजगार शुरू किया, बल्कि आज लाखों करोड़ों लोग उन कंपनियों में रोजगार भी प्राप्त किए हुए हैं। तो वो सब हमारे एक रोल मॉडल की तरह हम लेते हैं। इसी प्रकार से जो आज का युवा है, चाहे वो ग्रेजुएट है, चाहे वो MBA किया हुआ है, अपना कोई भी बिजनेस वो शुरू कर सकता है। जैसे एक समय था जब लघु उद्योग, कुटीर उद्योग का जमाना था, और लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की विशेषता ये थी कि उसमें हमारी संस्कृति और हमारा एक जो मिलना, एक दूसरे को सहयोग करने का, उसमें जो एक तरह का आनंद था। जैसे आप पापड़ की फैक्ट्री है या पापड़ बनाने का काम है, मोमबत्ती बनाने का काम है, साबुन बनाने का काम है, किसी प्रकार से अन्य तिलहन का तेल का जो कारखाना है, इस प्रकार से अनेक ऐसे काम है जो युवा अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। मैंने ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जहाँ जिस गांव में मैं रहता हूँ कि जिसने भी एजुकेशन किया था उसकी पूरी जिंदगी नौकरी के लिए निकल गई और आज वो आउटडेटेड है, यानी कि नौकरी उसको नहीं मिल सकती। 55 उसको एज उसने क्रॉस कर लिया है। तो यानी कि क्या हम सारी जिंदगी नौकरी के लिए वेट करते रहेंगे? प्रतिभा व्यर्थ हो जाती है। बिल्कुल। यदि आप कोई ऐसा आइडिया या आप अपनी प्रतिभा के दम पर कोई काम नहीं करते हैं तो प्रधानमंत्री जी ने जो भी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है ना आम युवा समाज से और यूथ से समाज किया, क्योंकि समाज में परिवर्तन युवा ला सकता है। तो युवा से यही आह्वान किया कि युवा जो है, जो पढ़े लिखे युवा, अपना रोजगार स्वावलंबन, यानी कि वो अपना रोजगार शुरू आपदा को अवसर में बनाने की जो बात की है, वो आत्मनिर्भर बने, ग्लोबल होने की जो बात की है, वो लघु कुटीर उद्योग और जो हमारे दैनिक ज़रूरतें हैं उनके दम पर बना जा सकता है। तो ओपी वशिष्ठ जी, आप ये बताएं कि ऐसी कौन सी हमारी दैनिक ज़रूरतें हैं जिनको स्थानीय स्तर पर हम पैदा कर सकते हैं? उनकी उत्पादन क्षमता यदि ज़्यादा होती है तो सीधे सीधे भारत की अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचता है। देखो, हमारी जो भूमिका जी मैं बताऊं, देश की जो अर्थव्यवस्था है ना, वो कृषि पे निर्भर है। हम अगर कृषि को प्रमोट करेंगे, किसानों को प्रमोट करेंगे, जैसे युवा ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, जो हम अभी तक पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं जी। हम उसमें चेंज कर सकते हैं। हम फूलों की खेती कर सकते हैं, युवा उसमें करियर बनाने लग रहे हैं। एक दो ऐसे उदाहरण हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों में जॉब छोड़ के, लाखों का पैकेज छोड़ के ऑर्गेनिक खेती में उन्होंने बिल्कुल अपना शुरुआत की और आज वो लाखों रुपए कमाते हैं। बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी लोगों को रोजगार भी दिया है। लेकिन इसके लिए युवाओं को एक प्रोत्साहन की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से उनको प्रोत्साहन की भी आवश्यकता सस्ती दर पे लोन मिले, उनको सस्ती दर पे लोन मिले, उनको गारंटी मिले। बिल्कुल कि भाई जैसे अपना काम शुरू करेंगे तो आपको हम देंगे। तो आर्थिक पैकेज के तहत सरकार ने दे दी है। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ऐसे समय में एक घर में 3 पीढ़ियां वास करती है, उनके बीच में सामंजस्य होना चाहिए। कृषि के दम पर यदि ऊपर उठना है तो हम तभी उठ सकते हैं जब दादा से लेकर पोते तक उनका आपसी प्यार हो, आपसी मिलाप हो और संस्कृति पर बात हो। कृषि एक व्यवसाय नहीं है, कृषि एक संस्कृति है और संस्कृति को जब हम व्यवसाय का रूप देंगे तो उसमें लाभ हानि के तराजू भी आएंगे, केवल हम शुभ अशुभ तक नहीं सोच सकते। तो गौतम जी, मैं पूछना चाहूँगी कि लाभ हानि के उस तराजू में आज हम देख रहे हैं कि बहुत से किसान भाई अपनी ज़मीनों को बेच देना चाहते हैं, वहाँ पर कंक्रीट की दुनिया खड़ी हो रही है। तो दूरदर्शिता से देखा जाए तो वो फायदा नहीं है और इंसान को हमेशा नजदीक के फायदे से पहले दूर का नुकसान सोचना चाहिए। तो इस पर आप किसान भाइयों को क्या कहना चाहेंगे? भूमिका जी, मैं देखो, किसान भी हमारा समय के साथ साथ किसान में भी परिवर्तन हुए हैं। बिल्कुल। एक समय का किसान हम देखते थे जिसके पास
वो अपना अंगोछा रखता था, हल था, धोती कुर्ता था, बैल थे। आज का किसान भी सुविधा भोगी हो चुका है। तो मेरा ऐसा नहीं है कि हम किसान नहीं हैं, मगर मैं ये चाहता हूँ कि जो फिजूल खर्ची हमने अपने जीवन में बढ़ा ली है उसको अगर कम किया जाए और एक बजट बनाकर अगर हम पूरे साल का चला जाए, तो मुझे लगता है जो किसान है इस आर्थिक मंदी के दौर में भी अच्छी खेती, अच्छी पैदावार ले सकता है। और कुछ नई टेक्नोलॉजी, जैसे कुछ उदाहरण अपने देश में मैंने अभी सोशल मीडिया पे भी देखा था, एक महिला है जिसने ऑर्गेनिक खेती है, जैसे सर अभी बता रहे थे, तो इस प्रकार से उसने थोड़ी सी जमीन में, जैसे खुम्बी का काम है, कुछ लोग एक कमरे में भी शुरू कर देते हैं। तो इसी प्रकार से अनेक ऐसे काम, जैसे गमलों में सब्जी उगाना, बेबी कॉर्न है, ठीक है, स्वीट कॉर्न हाँ है। तो इस प्रकार से अनेक ऐसे लोग हमारे देश में हैं जो इस कम मतलब भूमि के अंदर भी और बहुत सारे और कम पैसे के अंदर, कम लागत के अंदर बहुत अच्छी फसल जो पैदावार ले रहे हैं। तो किसान अगर इन टेक्नोलॉजी का, देखो नई चीजों का, हम क्या है कि उसी ढर्रे पे चले आ रहे हैं, थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने खर्चों पर अंकुश लगाना पड़ेगा। इस प्रकार से अगर किसान एक नियमित बजट के साथ चलता है, केवल किसान ही नहीं, हर वर्ग को एक नियमित बजट के साथ चलने की आवश्यकता है। क्योंकि और हमारा देश तो वो देश है जहां ऐसी ऐसी क्रांतियां आई जिन्होंने ऐसे बदलाव किए कि दुनिया देखती रह गई। अभी हमने योग दिवस मनाया, योग दिवस से पूरे साल भर में, केवल योग दिवस से नहीं, अपने जीवन में योग अपनाने से साल भर में हम कितने ऐसे पैसे को बचाते हैं जो डॉक्टरों को पूजना पड़ता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं कि फिट इंडिया हिट इंडिया ये मूवमेंट भी चली हुई है, क्योंकि भारत कुपोषण का शिकार होता जा रहा था। तो कुपोषण से भारत को बचाने के लिए ऐसी कौन सी हमारी घर की ऐसी सामग्री है जिसका उत्पादन नई पीढ़ी कर सकती है? जी देखो, इम्यूनिटी आज सबसे अहम मानी गई है कोरोना में, कि जिसकी इम्यूनिटी सही है उसको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इम्यूनिटी कमज़ोर होने के पीछे हमारा है कि यूथ जो है वो फास्ट फूड की तरफ भाग लिया है। आप सिटीज़ में देखेंगे, शहरों में देखेंगे तो यूथ जो फास्ट फूड खा रहा है, तो जब तक वो गांव के वो शुद्ध जो खाना जो बोलते हैं हम, लेकिन शुद्ध खाना कौन पैदा करता है? हमारा किसान पैदा करता है, घर की महिलाएं पैदा करती हैं। आज मैं देख पा रही हूँ कि अनपढ़ से अनपढ़ महिला भी घर में जो सेवैयां हैं वो तोड़ के बेच रही है, कोई मसाले कूट कर बेच रही है, कोई अपने घर में अगर पशु रख रहे हैं तो घी बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, और उन्हीं से इम्यूनिटी बढ़ रही है। अगर हम याद करें चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियां जब आई तो बकरी का दूध कितना महंगा उस टाइम पर बिका है। बहुत से किसानों ने और महिलाओं ने उस टाइम, अनपढ़ महिलाओं ने पैसे कमाए हैं। तो वो होता है आपदा को अवसर में बनाना। तो ऐसे समय में अब क्या किया जा सकता है? लेकिन भूमिका जी, ये तो एक रोजगार नहीं दिला पाएगा ना, ये तो अपने परिवार को आप पालन पोषण कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं रोजगार देने की। रोजगार देने के लिए ये जो मसाले वाली आपने जो बात कही है, या और कोई जैसे घी का उत्पादन है, दूध का है, इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए ये है कि भाई जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमारे गांव में, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिनके पास रोजगार के कोई और संबंध नहीं है, साधन नहीं है, या उनके पास एजुकेशन नहीं है, हम उन सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा दे के, उनका ग्रुप बना के, और उनके छोटे छोटे ये जो रोजगार है ये हम उनको प्रमोट किया जाए, तो वो उनके लिए रोजगार के अवसर भी हो जाएंगे और हमें मंडी मिल जाएगी। जी, आपने सर बहुत अच्छा बताया, क्योंकि सरकार आजकल पशुपालन उद्योग को भी बढ़ावा देने के लिए जो एक ऋण मुहैया करवा रही है, सब्सिडीज दे रही है। हाँ, सब्सिडी दे रही है। अभी जैसे हरियाणा में जैसे गिर गाय है, तो वो उसमें उसका जो जैसे दूध है या घी है वो बहुत महंगा बिकता है। तो क्यों ना हम इस प्रकार का जैसे 1-2 गाय खरीद कर और उसका अगर हम उसके काम को बढ़ाते हैं, और क्योंकि जब ये काम आगे बढ़ेगा और जब हमारे इन प्रकार के जैसे दूध का व्यवसाय है, डेयरी व्यवसाय है, तो इसको जब हम ग्लोबल लेवल पे तभी ले जा सकते हैं जब इसको हम बड़े लेवल पे हम करेंगे, इसको काम को बढ़ाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही गौतम जी कि गिर गायें जो राजस्थान में, गुजरात में बहुत ज्यादा होती है और सरकार आज सब्सिडी भी दे रही है। इनका दूध 100 रुपए किलो, घी 3500 रुपए किलो। लेकिन आज अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत को अपना स्थान बनाने के लिए एक सुई की नोक के बराबर भी जगह बनानी है, तो वहां पर क्वालिटी और सस्ते दामों पर चीजें मुहैया करवानी पड़ेगी। इसीलिए सरकारें जो है सब्सिडी दे रही है कि ये उत्पादन बढ़ाया जाए, क्योंकि इसके अंदर कैंसर से लड़ने की क्षमता है। A2 एक तत्व है जो कैंसर से लड़ने में काम आता है। इसीलिए गिर गाय को प्रोत्साहन आज सरकार दे रही है, और भारत सरकार साहिवाल नस्ल के भी प्रोत्साहन दे रही है, हरियाणा सरकार भी दे रही है। तो हम
इन गायों से, भैंसों से, या जो भी हमारी प्रजातियां हैं उनको खरीद कर पहले छोटे से शुरू करें और फिर बड़ा बनाएं, और बड़ा बनाकर जब हमारे पास इतनी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, भरपूर मात्रा में जब ये सामग्री होगी तो हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर सस्ते दाम में इसको मुहैया करवाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हमें लोकल से ग्लोबल होना है, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत देना, तो निश्चित रूप से विकास को एक गति प्रदान करेगा। और आज सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा भारत सरकार दे रही है, उसका असली तात्पर्य ही यही है। बिल्कुल। तो इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए मैं भूमिका जी, मैं बताना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने बात की गाय की, जो बात है गाय, अब सरकार ने, हरियाणा सरकार ने पशुपालन पे लोन देने की एक अभी स्कीम लागू की है। उसमें बकरी से लेके गाय भैंस तक सबके लोन ले सकते हैं। तो हम पशुपालन की तरफ आगे जाएंगे। और मैं इसमें एक बात और भी बताना चाहूंगी कि गांवों में इस लोन के साथ साथ पंचायती जमीनें भी दी जा रही हैं। तो जैसे हम पशुपालन की तरफ बढ़ेंगे तो हमें एक तो बहुत ज़्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है जी, हमें बहुत उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए बहुत ज़्यादा मैन पावर की आवश्यकता नहीं है। बस ये है कि हमें जैसे साहीवाल है, गिर गाय है, या अपने जो भैंस है वो अपनी मुर्रा नस्ल वाली भैंस है, उनको उनकी डिमांड पूरे देश में है। उनके जो दूध की डिमांड बहुत ज़्यादा है, विदेशों तक है। बिल्कुल। तो जैसे हमने 4 गाय हमने पशुपालन में शुरू किया, हमने डेयरी फार्मिंग का काम किया, हम 4 गाय से 400 गाय का भी व्यवसाय हम शुरू कर सकते हैं। सिटीज में बात आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमने बात की कि 4 से हम डेयरी तक तो पहुंच सकते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना स्थान बनाने के लिए जो एक सबसे अहम पहलू आज हो चुका है वो है कि आप कुछ भी काम करें, आपका डिजिटलाइज्ड होना जरूरी है। डिजिटल इंडिया मुहिम 2015 में शुरू की गई थी। तो ऐसे में पढ़े लिखे युवाओं, मैं आपको बताऊं, जैसे जो पढ़े लिखे युवा है वो डेयरी फार्मिंग के अपने जैसे प्रोडक्ट है, जैसे घी है, दूध है, उसको पेटेंट भी करवाने लग गए हैं। बिल्कुल। और पेटेंट करवाने से यकीन नहीं करेंगे कि हमारा जो घरों में सिलबट्टा होता था उसको भी पेटेंट कराते, दरात को भी पेटेंट करवाया जा रहा है। वो कृषि मेले लगते हैं, पशुपालन की प्रदर्शनियां होती हैं, वहां पे जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं। उन्होंने बहुत एक ऐसे जो पढ़े लिखे युवा है वो इसको और ब्रॉड लेवल पे ले जा सकते हैं। मैं भी भूमिका जी बताना चाहूँगा, जैसे भाई साहब ने, सर ने बताया कि आज का जो युवा है ना, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक समय था कि विज्ञापन देना या प्रचार करना केवल पैसों वालों का काम था, कि पैसे हैं तो आप किसी चैनल के माध्यम से प्रचार करें। मगर आज इतना सुनहरा हमारे पास अवसर है कि सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसे एक युवा मेरे मित्र ने काम शुरू किया है, जैसे उसने सब्जी का, ऑर्गेनिक सब्जी का, ऑर्गेनिक गेहूं का काम शुरू किया है। तो सोशल मीडिया पे वो लोग डालते हैं और उसके बाद उनके खरीदार इतने हैं कि वो घर जाकर वो सारी चीज़ें, बिल्कुल, और उन्होंने फिर पैकिंग अपनी बनानी शुरू की। उस पैकिंग को उन्होंने अपनी कंपनी को उसको रजिस्टर्ड करवाया। उसके बाद मतलब इस प्रकार से जैसे कूलर बनाने की फैक्ट्री है, वो भी मेरे जानकारी में कुछ मित्रों ने शुरू किया, उसको भी उन्होंने एक ट्रेडमार्क लिया उसका। कोई भी आइडिया, देखिए अब जब जैसे हम बात करें रोजगार के लिए, कोई भी आइडिया बड़ा नहीं होता, उसके पीछे जो सोच होती है, जो ऊर्जा होती है, वो बड़ी होती है। यहाँ से हमें ये सीखना। देखो ये तो गांव की बात रही, पशुपालन है, कृषि को प्रोत्साहन देना है। हाँ, मनरेगा का दायरा बढ़ाना होगा। सिटीज में जो कुशल जो श्रमिक है उनको रोजगार गारंटी योजना का भरोसा देना पड़ेगा, तब जाके ये जो हम कह रहे हैं ना कि मजदूर पलायन करने पे मजबूर हो गए थे, ये हो गया था, इनको एक अगर हम गारंटी दें कि भाई आप आइए हमारे यहाँ पे, हम आपको रोज़गार दिलाएंगे, हम आपके रहने की व्यवस्था भी करवाएंगे, आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। जैसे लघु उद्योग है, मिडल उद्योग है या बड़े उद्योग हैं, हम उनके साथ तालमेल बना के मजदूरों को वहाँ पे उनकी व्यवस्थाएं करवाएं, उनको बताएं कि भाई आप काम कीजिए, आपको वेतन की कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। अभी उनको दिक्कत ये है, सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए। एक और भूमिका जी मैं बताना चाहूँगा कि आज का जो युवा है ना हमारा, यानी कि देखो हमें संघर्षरत रहना पड़ेगा।
संघर्ष रथ से मुझे याद आया, आप अपना खुद का हॉस्पिटल चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहे हैं, कम से कम 20-25 लोगों को आपने रोजगार दिया बिल्कुल है। बिल्कुल। तो उस अनुभव के आधार पर कुछ बताइए। ऐसा था मेरे पास आइडिया था कि मैं गरीब लोगों के लिए कुछ अपना एक ऐसा हॉस्पिटल शुरू करें जो बिल्कुल ही कम दामों में, आप तो विजिट कर चुके हैं हमारे हॉस्पिटल में, यानी कि बिल्कुल कम दर पे जो भी सुविधा मुहैया करवाएं। तो शुरुआत में हमारे पास कुछ नहीं था, सिर्फ हम लगे रहे, कहते हैं ना कि आप चलो कारवां लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज वही इतना बड़ा प्रोजेक्ट हमने शुरू कर दिया जिसमें लगभग 20-25 जो लोगों को रोजगार देने का ऐसा काम हमने किया है। यानी कि केवल रोजगार प्राप्त नहीं करना, रोजगार देने योग्य हमने बनना है। मगर इसके लिए युवाओं में थोड़ा सा पैसेंस, यानी कि हमें धैर्य रखना पड़ेगा। कामयाबी, लगन, एकदम कामयाबी नहीं मिलती। वो कविता मुझे ध्यान में आती है कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन कोशिश करने वालों की परीक्षाएं बहुत ली जाती हैं, उनकी हार कभी नहीं होती। प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से आप सभी अपने लिए आजीविका का साधन तलाशें, और वो आजीविका का साधन आप अपनी प्रतिभा के दम पर तलाश सकते हैं, और उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं आपका सहयोग कर सकती हैं। आर्थिक पैकेज योजना, ग्लोबल स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समाहित होने का जो सपना हमारे आज के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं, उसके लिए 130 करोड़ भारतवासियों को उनकी आवाज बनना होगा, उनकी गूंज बनना होगा, और वो केवल और केवल प्रतिभा के दम पर हो सकता है। भगत सिंह, लक्ष्मीबाई सा लहू हमारी सबकी रगों में बहता है। उन सभी ने भी एक चिंगारी अपने अंदर जलाई थी और उस चिंगारी को सूरज बनाया था, हम आज़ाद हो गए। और आज आज़ादी के इतने वर्षों के बाद फिर से उस सूरज को उदय करने की हम सबकी जिम्मेदारी आई है, तो हमें पीछे नहीं हटना है। हमें प्रधानमंत्री जी के साथ कदम से कदम मिलाकर रोजगार को तलाशना है, रोजगार उन्मुखी बनना है, प्रतिभाओं का उत्साह वर्धन करना है। और इसी के साथ आज हमारे साथ चर्चा की डॉक्टर गौतम सुथार जी ने, और साथ में रहे वरिष्ठ पत्रकार जी ओपी वशिष्ठ जी। आप सभी का स्टूडियो में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।